टेंस करता है। कोई भी काम किस पीरियड में हो रहा है, पढ़े वर्तमान में। अरे रे, हाँ, पढ़े पे ध्यान नहीं किया। ये जिसका भी माइक्रोफोन ऑन है प्लीज अपना ऑफ कर लीजिए। ऑफ मिथिलेश, काय कर ले हमको। आप ऑफ नहीं करेंगे तो मैं क्लास से आपको बाहर कर दूंगी, बिकॉज यू आर डिस्टर्बिंग द क्लास। बाहर मत कीजिए, हम आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। थैंक यू वैसे सो कौन सी मच पढ़ा रही हैं आप? कोऑपरेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। आप अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा, बार बार माइक ऑन मत करिए, आप सुनिए मुझे और स्क्रीन को देखिए। मैं पढ़ा रही हूँ आज टेंस। लंबा चैप्टर है, टाइम लगेगा, बीच में डिस्टर्ब कम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर मैं भी क्वेश्चंस करूंगी ना आप लोगों से, तो पहले आप समझ लीजिए उसको। मैं चाहती हूँ पहले आप उसको समझिए। कोई भी डिस्टरबेंस होता है तो उससे दूसरों को दिक्कत होती है। हो सकता है आपको चीजें आती हो, बहुत से लोगों को नहीं आ सकती हैं। थैंक यू सो मच। तो इससे पता चलता है कि हम किस पीरियड में हैं, हम प्रेजेंट में हैं, हम पास्ट में हैं, हम या फ्यूचर में हैं। तो टेंस का मीनिंग होता है, टाइम से रिलेट करता है ये, और ये हमें टाइम पीरियड के बारे में बताता है। टेंस की डेफिनेशन क्या है? टेंस कैन बी डिफाइंड एज अ वर्ड फॉर्म यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ एन इंसिडेंट कंसर्निंग द मूवमेंट ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, तो इसका मीनिंग हिंदी में यह है कि काल को एक शब्द रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उपयोग बोलने से संबंधित किसी घटना के घटित होने के समय को इंगित करने के लिए किया जाता है। ओके, तो क्या टाइम पीरियड है यह हमें पता चलता है इससे। अब ये 3 टाइप्स के होते हैं, ये आप लोगों को सब पता है। कुछ कॉमन चीजें जो आप लोग जानते हैं कि ये 3 टाइप्स के हैं। ये माइक्रोफोन किसका ऑन है साथ में? मेरी आवाज के साथ वो आवाज जो है वो मिक्स हो रही है। हाँ, थैंक यू सो मच। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये 3 टाइप्स के भी जो टाइप होते हैं उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वो 4 कैटेगरीज क्या हैं? हर एक की 4 कैटेगरीज होती हैं। क्या? सिंपल टेंस, सिंपल टेंस जिसको आप इंडेफिनिट भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हर टाइप, यानी कि पास्ट है तो पास्ट को भी इन 4 में डिवाइड किया जाएगा, प्रेजेंट है, प्रेजेंट को भी इनमें कैटेगराइज किया जाएगा, और फ्यूचर है तो फ्यूचर को भी इसमें कैटेगराइज किया जाएगा। तो हर टेंस को 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है, ये सब क्लियर है, ये नई चीज नहीं है आपके लिए। अब क्या क्या कैटेगरीज हैं देखिए। प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला जो पार्ट है, जो पहली कैटेगरी है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होती है। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होती है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होती है, और फोर्थ होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट टेंस का होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सॉरी, इसमें हाँ ठीक है, सही लिखा है, यहाँ पे मिस्टेक है छोटी सी, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होना चाहिए, यहाँ परफेक्ट होना चाहिए था, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे ही फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं। अब हम आते हैं वन बाय वन कि ये है क्या। सबसे पहले हम आते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, या जिसको हम दूसरे नामों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम अगर हिंदी में सुने तो पहचानने के लिए ता है, ती है, ते हैं, अगर सेंटेंस के एंड में होता है तो वो सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आते हैं। ठीक, अब इसके रूल्स क्या है? इसके कुछ रूल्स हैं सिंपल, और उसके कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दिए हैं। तो रूल्स क्या है? सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे? तो ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले होता है सब्जेक्ट आता है। अगर हिंदी का कोई भी सेंटेंस है तो उसको जब इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे, उसको करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। वो कैसे किया जाएगा वो मैं आगे आगे आपको बता दूंगी। तो वो, और उसके बाद उसमें उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये इस तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा। देखिए एग्जाम्पल में लिखा है शी ईट्स। ठीक, अब इसकी यहाँ पे हिंदी नहीं लिखी है, कोई बात नहीं। इसके लिए नीचे एक एग्जाम्पल लिखा है, देखिए लड़का दौड़ता है,
मैंने अभी आपको बताया कि ता है, ती है, ते हैं होगा, तो ये होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस। लड़का दौड़ता है, अब इसका रूल क्या था कि सबसे पहले आपको लिखना था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसका क्या है, द बॉय। ओके, उसके बाद आपको लिखना था वर्ब में एस या ई एस लगाना था, तो वर्ब में आपने रन्स लगा दिया। रन्स, रन में मैंने एस क्यों लगाया ये मैं अभी आपको बताऊंगी। फिर ये इसलिए लगाया है क्योंकि देखिए जो वर्ब, जो आपका ये इसका रूल होता है इसमें, जो आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस वहां लगता है जहां पर ही शी इट या फिर कौन सा कोई सिंगुलर नाउन होता है। ओके, अगर वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के पहले फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज किया जाता है। अगर आई यू वी दे ऐसा कुछ होगा, सेंटेंस की स्टार्टिंग इससे होगी आई यू वी दे से, तो फिर उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। मैम प्रेजेंट का ही फोर सेंटेंस फॉर्म है। हाँ सचिन, मतलब हर टेंस के फोर फोर पार्ट्स हैं, कैटेगरी है, और उसके भी चार चार टाइप के सेंटेंसेस हैं हर टाइप के, ठीक है। शीट यानी कि सिंगुलर होगा, चाहे तो वो सिंगुलर नाउन हो या फिर प्रोनाउंस हो, वहां पर आएगा वर्ब के साथ एस या ईएस। और जहां पर सेंटेंस आई यू वी दे या फिर प्लूरल नाउन से स्टार्ट होगा, तो वहां पर आएगा वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। देखिए ये रूल्स में दिया, मैं ये सारे नोट्स आपको रोज शेयर करती हूँ, जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसको मैं शेयर भी करती हूँ, तो आपको आगे ये मिल भी जाएंगे जिससे कि आपके कंफ्यूजन दूर हो सके। रूल्स के लिए यहाँ पर जो मैंने V1 और इस तरह का यूज किया है, उसके लिए भी यहाँ पर एक स्टिकर लगा दिया है कि V1 जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ऐसे ही V2 जो होगा लिखा होगा अगर कहीं, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और V3 अगर कहीं लिखा है तो वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस पढ़ा, तो उसमें हमने इसका रूल ये देखा कि उसमें हम ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या ईएस का इस्तेमाल करेंगे। उसके रूल्स यहाँ लिखे हैं कि किसके किसके साथ करेंगे, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब ये तो हो गया नॉर्मल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। अब अगर इसी को नेगेटिव बनाना है, इसी सेंटेंस का हमको नेगेटिव बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही नेगेटिव सेंटेंस करेंगे, तो उसमें होता है डू या डस का यूज। डू का यूज वहां पर होगा जिन सेंटेंसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ यूज कर रहे थे, और डस का यूज वहां पर होगा जहां पर हम वर्ब में एस या ईएस का यूज कर रहे थे। एग्जाम्पल देखिए, शी डज नॉट ईट। अब यहाँ पर देखिए ईट्स लगा था, लेकिन यहाँ पर क्या लग गया, सिर्फ ईट। अगर हम डस का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ये रूल आपको सिर्फ याद करना है, सब्जेक्ट डू या डस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नॉट। सिंगुलर में डज और प्लूरल में डू। सचिन सही बोल रहे हैं आप, उसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। सिंगुलर और प्लूरल आपको ना भी याद रहे तो आपका ये एक तरीका हो सकता है याद करने का कि ही शी इट या फिर कोई नाउन है इस तरह का, तो फिर उसके साथ क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। आई यू वी दे है तो उसके साथ वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगती है, किसमें, सिंपल सेंटेंसेस में। ऐसे ही जब आपके नेगेटिव सेंटेंस आएंगे तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, ठीक है, इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और जो एस या ईएस था उसकी जगह डू या डज ले लेता है। ओके, फिर आता है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, अगर आपको ये दो टाइप याद हो जाते हैं, कौन सा वाला, सिंपल अफर्मेटिव और नेगेटिव, तो फिर इंट्रोगेटिव करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सिर्फ इतना करना है कि डू या डस को पहले लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। तो यहाँ से नॉट हट गया, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है। और अगर इंट्रोगेटिव के साथ भी नेगेटिव हो तो फिर नॉट का भी यूज कर लेंगे। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी, उसमें और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, डज शी ईट। देखिए इसमें क्या था, शी डज नॉट ईट, ठीक। अब ये नेगेटिव था इसलिए यहाँ पर नॉट लगा है। ये इंट्रोगेटिव है। कल आपको जब परसों मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाए थे तो उसमें बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या फिर इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर डू और डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो ये सेंटेंस डज से स्टार्ट होगा, डज शी ईट। ये रूल्स हैं इसके, देखिए रूल्स भी लिखे हुए हैं और इसके एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं।
ओके। फिर आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस इंट्रोगेटिव वर्ड वाला। ये तो कौन सा था, ये हेल्पिंग वर्ब वाला था। अब आता है इंट्रोगेटिव वर्ड वाला। तो इंट्रोगेटिव वर्ड वाला भी सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे। उसमें क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले लगा देते हैं, लेकिन साथ में डू या डज भी यूज करते हैं। लिखिए, व्हेन डज शी ईट, वह कब खाती है। डज शी ईट, क्या वह खाती है। शी डज नॉट ईट, वह नहीं खाती है। शी ईट्स, वह खाती है। ये इसके ट्रांसलेशंस हैं। अब इधर एग्जांपल्स दिए हैं, राइट हैंड साइड पे देखिए आप। एग्जाम्पल्स में क्या है, एग्जाम्पल्स में देखिए, लड़का दौड़ता है, वह जाता है, सीता पत्र लिखती है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, विद्यार्थी पढ़ते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं, तुम मुझसे बात करते हो। वन बाय वन एक एक ट्रांसलेशन देखते हैं। लड़का दौड़ता है, ठीक है, तो ये कैसा है, सिंगुलर है ना। तो सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, वर्ब में एस या ईएस लग जाएगा। द बॉय रन्स हो गया। वह जाता है, ये भी क्या है, एक वचन है ना, सिंगुलर है। वह जाता है क्या हो जाएगा, ही गोज हो जाएगा। ऐसे ही सीता पत्र लिखती है। सीता क्या है, सिंगुलर एक वचन है, तो इसमें भी देखिए वर्ब में एस लगा हुआ है। सीता राइट्स ए लेटर। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं जो है वो किस में आता है, देखिए इधर देखिए, किस किस लिस्ट में है, इस वाली लिस्ट में है जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो आई प्ले फुटबॉल, इसमें एस या ईएस का यूज नहीं होगा। ये सब आप पढ़ेंगे दोबारा से तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें याद हो जाएंगी। विद्यार्थी पढ़ते हैं, द स्टूडेंट्स रीड। अध्यापक पढ़ाते हैं, सिंगुलर है, द टीचर रेड। अध्यापक यहाँ पे सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, बहुत सारे अध्यापकों की बात की गई है। तुम मुझसे बात करते हो, यू टॉक टू मी। यू किस में आता है, इस लिस्ट में। तो ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब दूसरा टाइप आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में टेंसेस होते हैं वो रहा है, रही है, रहे हैं, इनसे पहचान लिए जाते हैं। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं से। अगर वर्ड सेंटेंस का एंड इससे होता है तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। और इसका रूल ये होता है कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर इज या फिर आर या फिर एम लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद अगर उसका कोई ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। देखिए, आई एम गोइंग। ओके, आई क्या है, इसका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, एम के साथ आई लगता है। आई के साथ क्या यूज होता है, एम। एम लगता है आई के साथ। इसका यूज होता है ही शी इट या फिर सिंगुलर नाउन के लिए। और आर का यूज होता है यू वी दे या फिर प्लूरल नाउन के लिए। तो ये जो मैं छोटे छोटे ब्लॉक्स आपको लिए लिख देती हूँ, इससे आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपको सिंपलीफाई करके बता देता है कि किसके संग क्या यूज होना चाहिए। फिर यहाँ भी लिख दिया, देखिए, एक वचन कर्ता के साथ इज, बहुवचन कर्ता के साथ आर, और आई के साथ एम का यूज करते हैं। ये मैंने देखिए कल मुझसे सुप्रिया बोल रही थी कि उसको आज मतलब समझ में नहीं आ रहा था बहुत सारा इंग्लिश में। मैं कोशिश करती हूँ कि इंग्लिश के साथ हिंदी का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करूँ, जिससे किसी भी स्टूडेंट को कोई डिफिकल्टी ना हो। ओके, तो ऐसे ही जैसे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस था, अब इसमें कुछ नहीं है। अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, इज आर एम जो भी यूज होगा उसके ठीक बाद क्या लगा देंगे, नॉट। नॉट का यूज कर देंगे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, सबसे पहले यूज कर लेंगे, एम आई गोइंग। हेल्पिंग वर्ब पहले लगा लिया, आई गोइंग, ये हो गया इंट्रोगेटिव। और अगर ये इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है तो वेयर आई एम, वेयर एम आई गोइंग हो जाएगा। और ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही है, कंपल्शन है। क्वेश्चन मार्क का जरूर आप लोग ध्यान रखें, बहुत से बच्चे नहीं रखते हैं इसका ध्यान। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। परफेक्ट टेंस क्या है, नेगेटिव 3 नंबर पर लगा सकते हैं मैम। 3 नंबर पे बेटा मैं समझी नहीं, 3 नंबर की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बात है कि नेगेटिव
हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो इज आर एम है, इसके बाद ही नॉट यूज करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, अभी मैं आपको ऐसी कुछ चीज बताऊंगी आगे जो आप शायद कंफ्यूज रहे हो अभी तक, ठीक है। अभी हम आगे आते जाएंगे तो उसके बारे में बात करते जाएंगे। परफेक्ट टेंस क्या है? परफेक्ट टेंस को हम किन से पहचानते हैं? परफेक्ट टेंस को हम पहचानते हैं जैसे सेंटेंस का एंड, अगर क्योंकि ये प्रेजेंट है तो लगा ही होगा इसमें, लेकिन है से सिर्फ नहीं पहचानेंगे। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम ता है, ती है, ते है से पहचान रहे थे। कॉन्टिन्यूअस को रहा है, रही है, रही रहे हैं से पहचान रहे थे। ऐसे ही परफेक्ट टेंस को हम पहचानेंगे किससे? आया है, चुका है, दिया है, इस तरह का अगर एंड है सेंटेंस का, तो ये फिर हो जाते हैं परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो परफेक्ट टेंस क्या है? इसका क्या रूल है? इसका रूल ये है कि सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को कंटिन्यूअसली पढ़ा रही हूँ और मैंने पार्ट ऑफ स्पीच शुरू से आप लोगों को पढ़ाया है, शुरू से। तो उसमें वर्ब मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। मैंने आपसे कहा भी था कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप लोग याद कर लीजिए। डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, वो भी मैंने कहा था आप लोग तैयार कर लीजिए। क्योंकि देखिए, ट्रांसलेशन तक आने तक मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को इसलिए पढ़ाई जिससे कि आपको इसमें किसी तरह की कोई डिफिकल्टी ना आए। हेल्पिंग वर्ब्स भी उसी में बताए थे आपको, है ना। आपको हेल्पिंग वर्ब बताए थे, आपको मेन वर्ब बताए थे, सारे तरह के आपको वर्ब्स बता दिए थे। आपको इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल के बारे में भी मैंने बता दिया था, इसीलिए कि जब हम ट्रांसलेशन पढ़े तो ये यहाँ तक आने में आपको कोई डिफिकल्टी ना आए। तो बहुत सारी चीजें आपने पढ़ ली है। सेंटेंस में प्रीपोजिशन कैसे यूज करना है, कंजंक्शन कैसे यूज होना है, तो आपको रूल्स समझ में आ गए। अब हम इसीलिए ट्रांसलेशन पर आ पाए हैं। तो परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कैसे बनेगा? जैसे एग्जांपल है, मैंने उसको एक पत्र भेजा है, ठीक। तो क्या है इसका रूल? देखिए, सब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिखा आई, फिर क्या है? हैज या हैव है, तो आई के साथ क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे। देखिए, तो आई हैव लिख दिया, फिर लेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए, भेजने का क्या होता है? सेंड का थर्ड फॉर्म होता है सेंड। यहाँ पे लिख दिया सेंड, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। किसको? टू हिम। तो आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम, ठीक है। ये हो गया आपका। ऐसे इसका क्या करेंगे? जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो सिंपली कुछ नहीं करना है। सेंड होता है बेटा, सेंड, सेंट, सेंट। SEND फर्स्ट फॉर्म होती है, SEND सेंड, फिर सेकंड सेंट और थर्ड भी सेंट। तो प्रेजेंट इसमें नेगेटिव लगाने के लिए क्या करेंगे? हैव के ठीक बाद, हैव या हैज के ठीक बाद नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैव या हैज को स्टार्टिंग में लगा देंगे। देखिए, हैज या हैव, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आगे जो भी है ऑब्जेक्ट और उसके साथ जो भी चीजें हैं। तो ये हो गया हैव यू स्लेप्ट। फिर इंट्रोगेटिव, अगर डबल इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव का मतलब है कि उसमें कोई क्वेश्चन वाला वर्ड है, जैसे यहाँ पर व्हेन लगा हुआ है। तो व्हेन हैव यू स्लेप्ट, देखिए हैव यू स्लेप्ट था, व्हेन हैव यू स्लेप्ट हो गया ये, जब ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया। तो ये इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल है कि इसमें जो सिंगुलर होता है उसके साथ हैज का यूज करते हैं, और जो प्लूरल होता है उसके साथ हैव का यूज करते हैं। तो हैव का यूज इसके लिए, जो प्लूरल इंग्लिश ग्रामर में प्लूरल क्या है? IUV दे, ठीक है, ये उसमें आते हैं, ठीक है। स्लीप, स्लेप, स्लेप्ट, हाँ ठीक, सही बोल रहे हैं आप सचिन। तो ये और भी एग्जाम्पल है। सूरज निकल आया है, द सन हैज राइजन। वे चले गए हैं, दे हैव गॉन। मैंने अपनी पुस्तक को खो दिया है, आई हैव लॉस्ट माई बुक। हम समाचार पत्र पढ़ चुके हैं, वी हैव रेड द न्यूज पेपर। इसको सिर्फ बोलते हैं रेड, रीड, रेड, रेड, ठीक है। रीड लिखा रीड ही जाता है, रीड READ रीड ही लिखा जाता है तीनों बार, लेकिन पढ़ने में सिर्फ रीड, रेड, रेड पढ़ते हैं इसको। रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है, ठीक है, लेकिन बोलते हैं रेड। अब आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें मुझे आपको एक नई चीज बतानी है, आप लोगों में हो सकता है बहुत से लोगों को मालूम भी हो। रूल इसका भी वही है। रूल इसका क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव का यूज करते हैं। इसमें फिर लगाते हैं बीन, BEEN, बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फिर ING का यूज करते हैं, फिर सिंस या फॉर का यूज करते हैं, और उसके बाद लिखते हैं
टाइम। अब यहाँ पर एक चीज है कि सिंस का यूज कहाँ करते हैं और टाइम वो फॉर का यूज कहाँ पर करते हैं। पहले हम इसकी बात करेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो इसमें भी हैज बीन आपको पता ही चल गया अब तक कि हैज किसके साथ लगाना है, हैव किसके साथ यूज करना है। लेकिन अब हम पता करेंगे कि सिंस किसके साथ यूज करना है और फॉर किसके साथ यूज करना है। कोई बता पाएगा आप में से कि सिंस किसके साथ यूज किया जाता है? जिसको भी मालूम है अपना हैंड रेज कर लीजिएगा। अगर किसी को पता है तो हैंड रेज कर लीजिए, और नहीं तो फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर किसी को पता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप लोगों को पहले से मालूम है। सचिन विश्वकर्मा, आप अपना माइक ऑन करिए और बताइए सिंस किसके साथ लगता है। वॉइस नहीं आ रही है आपकी सचिन। शुभ गमर मैम आप बोल रहे हैं फालतू, इसका मीनिंग समझाएंगे आप? मैम क्या कहना चाहते हैं? निश्चित टाइम के लिए फॉर यूज, अनिश्चित टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं। नहीं, वो तो लिखा हुआ है। निश्चित टाइम का मीनिंग क्या है और अनिश्चित टाइम का मतलब क्या है इसमें, ये मैं पूछ पूछ रही हूँ आपसे। कैसे डिफाइन करेंगे आप इसको? चलिए मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे जो लिखा है कि सिंस और फॉर जो है, जो निश्चित या फिर अनिश्चित समय के लिए फॉर यूज होता है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। यही मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ आपको ऐसी नई चीज बताऊंगी, हो सकता है आपको मालूम है ऐसे यूज कर लेते हो, लेकिन आप उसको डिफाइन ना कर सकते हो। देखिए, फॉर ए पीरियड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ठीक है। जब फॉर जो यूज होता है पीरियड के लिए यूज होता है, मतलब एक फॉर इज यूज टू शो ए पीरियड ऑफ टाइम, राइट गीतांजलि? जैसे मैंने बोला 20 मिनट्स, इसमें एग्जाम्पल में लिखिए, देखिए 20 मिनट्स लिखा है। लेकिन मुझे ये नहीं पता है 20 मिनट्स कौन से वाले, ना आप मुझे बता पाएंगे कि कौन से वाले 20 मिनट्स। इससे ये क्लियर बिल्कुल नहीं होता है कि अभी वाले 20 मिनट्स हैं, या फिर 2 घंटे पहले के 20 मिनट्स हैं, या 4 आवर्स बिफोर के 20 मिनट्स हैं। तो हमको ये जब डेफिनेट नई चीज पता होती है, वो वहां पर यूज होता है फॉर, ठीक। और अगर मैं बोलूं कब से, कि 8 बजे से, ठीक है, तो फिर वहां पे क्या लगेगा? जब एग्जैक्ट टाइम होता है, टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट डिफाइन होता है, देखिए सिंस 9 AM, ठीक है। तो सिंस 9 AM, 9 AM मतलब डेफिनेट चीज है ना। 9 जब बजेगा तो आपको मालूम होगा कि कब बजा। अगर मैं 20 मिनट्स बोलती हूँ तो आप इससे ये नहीं बता पाएंगे कि कौन से टाइम का 20 मिनट है। लेकिन अगर मैं 9 AM, 6 AM, 5 AM इस तरह का कुछ बोलूंगी तो ये एक डेफिनेट चीज है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर यूज होगा सिंस। जैसे ये है फॉर 3 डेज। अब 3 डेज जो है वो आपको नहीं मालूम है कब वाले 3 डेज, लेकिन अगर बोलते हैं कि मंडे से 3 डेज, तो ये डेफिनेट हो गया, है ना। मंडे फिक्स टाइम है ना, मंडे ट्यूसडे वेनसडे ये जो डेज है वीक के, ये आपको पता है कि एक के बाद एक आते हैं, ये कब आने वाला है। ऐसे ही 6 मंथ्स नहीं मालूम है आपको। लेकिन अगर बोलते हैं जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जनवरी टू जून बोलते हैं, तो ये वाले 6 महीने क्या है, बिल्कुल पॉइंटेड है, परफेक्ट है, मालूम है कि कब से कब तक है। 4 इयर्स, आप नहीं बता सकते कौन से वाले 4 इयर्स। लेकिन हम अगर ईयर को डिफाइन कर दे, जैसे इसमें 1997 लिखा है, मैं बोल दूं कि 2018, तो 2018 से 4 इयर्स आप काउंट कर सकते हो ना, कब तक आकर खत्म हो जाएंगे, 22 तक। तो ये जो फिक्स टाइम है, जो पॉइंटेड टाइम है, वहां पर यूज होता है सिंस। और जो पीरियड ऑफ टाइम है, सिर्फ एक समय की वो पीरियड मालूम हो उसको, वहां पर यूज होता है फॉर। ये चीज ही आपको ध्यान रखना है। अगर ये आप ध्यान रखेंगे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कोई भी ट्रांसलेशन आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि सिंस कहाँ पर यूज होता है और फॉर कहाँ पर यूज होता है। सिंस यूज होगा जहां पर
बिल्कुल निश्चित समय बताया गया होगा। आप समझ जाएँगे कि किस टाइम की बात हो रही है। लेकिन फॉर वहाँ पर यूज़ होगा जहाँ पर आप कन्फ्यूज़ रहेंगे कि कौन से वाले 20 मिनट्स, कौन से वाले 3 डेज़, कौन से वाले 6 मंथ्स हैं या कौन से वाले 4 इयर्स हैं, कौन-सी सेंचुरीज़ हैं या कितना लंबा पीरियड है, ठीक है? ये सारी चीज़ें। जैसे सिंस आई लेफ्ट स्कूल, तो स्कूल का एक निश्चित टाइम होता है ना उसके छूटने का या उसके वहां जाने का, तो ये भी टाइम जो है वहां पे सिंस यूज होगा। तो इस तरह की चीजें जो है फॉर और सिंस के लिए अलग अलग यूज होंगी सेंटेंसेस में। इसका अब मैं आपको वही रूल आपको बताया ही था कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हैज हैव है, बीन यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होगी, सिंस या फॉर यूज होगा और टाइम यूज होगा। नेगेटिव का वही रूल है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट हमेशा कहाँ पर यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होगा, इसको याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज होगा, हैज हैव बीन के बीच में नॉट यूज होगा, हैव बीन नॉट नहीं होगा, हैव नॉट बीन होगा। क्या बोल रहे हैं? शुभ गमर, पहले मुझे आप एक चीज बताइए, आपने बीच में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, आपने लिखा था फालतू, उसका मीनिंग क्या था? कुछ कहना चाह रहे थे आप? हम्म, मैंने पूछा भी था आपसे, आपने बीच में टाइप करा एक। बीन जो होता है मतलब इसे ही माइक ऑन किया था सचिन भाई ने, ओके ठीक है, थैंक यू। बीन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है बी का, ओके, क्लियर हो गया? आपने बीच में बहुत सारे क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अब मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। हाँ, कोई बात नहीं है। वो सारे जो क्लासेस हैं, उसके पीडीएफ मैं शेयर करती रहती हूँ। आपको चाहिए होंगे तो आप सर से बात कर लीजिएगा। अब इसके एग्जांपल्स देखिए, मैं इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। 2 घंटे से एक डेफिनिट टाइम नहीं है, हमें नहीं पता, ये एक पीरियड ऑफ टाइम है। तो यहाँ पर देखिए क्या यूज हो रहा है, फॉर। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स, ओके। फिर देखिए, बच्चा 2 बजे से खेल रहा है, 2 बजे एक डेफिनिट टाइम है, फिक्स टाइम है ना 2 बजे का, 2 एक निश्चित समय पे बजता है। तो द चाइल्ड हैज बीन प्लेइंग, सिंस लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए सिंस 2 o'clock। यही मैं समझाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी शीट आगे थी जो मैंने आपको बताया। अब इंट्रोगेटिव के लिए आपको पता है कुछ नहीं करना है, सिर्फ किसको करना है, हैज या हैव को सबसे शुरुआत में लेकर आना है, फिर सब्जेक्ट है, फिर बीन है। सिर्फ नेगेटिव में ध्यान रखना है कि नॉट कहां पर यूज होगा, हैज हैव बीन के बीच में। इसका याद रखना है, इसको याद रखना है आपको कि नॉट जो है वो हैज हैव बीन के बाद नहीं लगेगा, हैव बीन के बीच में या हैज बीन के बीच में लगेगा। हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन होगा। देखिए, वी हैव नॉट बीन कमिंग फॉर 2 days, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। तो नॉट जो है वो बीन के बाद नहीं, बीन के पहले यूज होगा, या ऐसे कह सकते हैं हैव बीन के बीच में यूज होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, वही आपका वही रूल है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, जो आपका क्वेश्चन वाला है, डबल इंट्रोगेटिव। सबसे पहले वॉज वर इस तरह का कोई भी वो, फिर हैव, फिर बीन, कमिंग, वही वैसा ही रूल है जैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का था। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, किस पे, पास्ट टेंस पे, ठीक है। पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट एक ही चीज है, दोनों को एक ही नाम बोल सकते हैं। इसका रूल क्या है, अब इसमें होता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। वर्ब के फॉर्म्स याद करना बहुत जरूरी है, आप लोगों को वर्ब के फॉर्म्स याद होने चाहिए, क्योंकि जो इसकी एक्सरसाइज होगी, जो ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चंस होंगे, उनमें मोस्टली इसी की गड़बड़ी की जाती है, वर्ब के फॉर्म को ही चेंज करके लिखते हैं और आपको राइट फॉर्म जो होता है उसको प्लेस करना होता है उस जगह पे। तो वर्ब के फॉर्म्स याद कर लीजिएगा। अब इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, जैसे ही एट, उसने खाया। फिर नेगेटिव में इसमें क्या यूज होता है, इसमें नेगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है उसको कहते हैं डिड। इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। और आपको मालूम है जब भी नेगेटिव सेंटेंस होगा और हेल्पिंग वर्ब यूज होगा,
तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। प्रेजेंट टेंस में जब डू या डज लगा रहे थे तब क्या कर रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जा रही थी, आ रही थी यहाँ पे भी देखिए डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस, हाँ सही है। सब्जेक्ट डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही डिड नॉट ईट, उसने नहीं खाया, वह नहीं खाता था, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। फिर पास्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव है उसमें डिड सबसे पहले आ जाएगा। आप अगर किसी एक टेंस के पूरे रूल को याद कर लेंगे तो बाकी किसी को याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। कैसे, रूल सबका एक सा है, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब नए नए बदलने होंगे। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस था, उसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस था। इसमें देखिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सेकेंड फॉर्म है। उसका जो आपका वो नेगेटिव था उसमें सब्जेक्ट के साथ डू या डस था, फिर नॉट था, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था। इसमें देखिए डू डस की जगह क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो डिड लग गया। सबका पैटर्न एक सा है, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब्स चेंज करनी है। देखिए इसमें इंट्रोगेटिव में डिड शुरू में आ गया, प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव में डू या डस पहले आ जाता था। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आप इसको आराम से एक पूरा टेंस तैयार कर लेंगे तो बाकी सारे टेंसेस अपने आप आपके बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। डिड ही ईट, ऐसे ही जो डबल इंट्रोगेटिव है उसमें क्वेश्चन वाला वर्ड पहले आ जाएगा, व्हेन डिड ही ईट। सबका रूल एक सही है लगभग, कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होते हैं और एक दो छोटे छोटे रूल्स बदलते हैं। हेल्पिंग वर्ब साथ जब भी आप यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो तो प्रेजेंट टेंस में भी था और देखिए पास्ट टेंस में भी है। अब ये देखिए वह इस घर में रहता था, ही लिव्ड इन दिस हाउस, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिव का लिव्ड यूज हुआ है। हम एक मैच खेले, वी प्लेड ए मैच, प्लेड जो है प्ले की सेकेंड फॉर्म है, प्ले प्लेड प्लेड। लीला ने एक गीत गाया, में लिखा हुआ है टाइपिंग मिस्टेक है, लीला सैंग ए सॉन्ग, सिंग सैंग संग होता है, सेकेंड फॉर्म सैंग लगा हुआ है यहाँ पे। लड़के आगरा गए थे, बॉयज वेंट टू आगरा, गो वेंट गॉन। तो वेंट जो है वो सेकेंड फॉर्म है क्योंकि हम यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर इस सेंटेंस को जो लास्ट वाला है लड़के आगरा गए थे, अगर इसको नेगेटिव कर दें लड़के आगरा नहीं गए थे, तो ये बन जाएगा बॉय। अब यहाँ वेंट का क्या था, गो, फर्स्ट फॉर्म याद होना चाहिए हमको, गो। बॉयज क्या हो जाएगा, डिड नॉट गो टू आगरा, है ना। अगर इसको इंट्रोगेटिव कर दें तो क्या हो जाएगा, डिड बॉयज गो टू आगरा। वेंट जो है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वर्ब की फॉर्म्स आपको याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बॉयज डिड नॉट गो आगरा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया आपने। अच्छा नेगेटिव था, सॉरी, नेगेटिव था तो ठीक था, फुल स्टॉप भी लगना था। अब हम आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है उसमें उसका भी रूल सेम है, सिर्फ इसका हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। वहां पर इज आर एम, प्रेजेंट टेंस में इज आर एम का यूज हो रहा था और यहाँ पर यूज हो रहा है वॉज या वर का। ठीक है, यहाँ पर वॉज या वर का यूज होता है, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बाकी सेम है बिल्कुल, एज प्रेजेंट टेंस था वैसा ही ये भी है। इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर यूज हो रहा है, उसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम यूज हो रहा है। वॉज किसके साथ यूज होगा, जो सिंगुलर होगा। वर किसके साथ यूज होगा, जो प्लूरल होंगे। तो देखिए एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, दे वर फ्लाइंग, दे के साथ वर लगा हुआ है। इधर वाले एग्जाम्पल्स देखिए जो राइट हैंड साइड पे है, हॉर्स के साथ क्या लगा है, वॉज लगा है, क्योंकि हॉर्स क्या है, सिंगुलर है। राम के साथ वॉज लगा हुआ है, राम सिंगुलर है। वी क्या है, प्लूरल है, वी के साथ लगा है वर। कारपेंटर सिंगुलर है, इसके साथ लगा है वॉज, और आई के साथ भी लगा है वॉज। देखिए थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज में एक दो चीजों की डिफिकल्टी हो सकती है। जैसे जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे तो आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा रहा था, और इज आर एम के साथ वो इज यूज किया जा रहा था ही शी इट के साथ, यू वी दे के साथ किया जा रहा था आर। लेकिन यहाँ पर आई के लिए अलग रूल नहीं है, देखिए आप,
तो थोड़ा-सा चीज़ें कुछ-कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है आपको। हालाँकि आपको आता भी होगा और आप लोगों की प्रैक्टिस में भी थोड़ा बहुत है ये, क्योंकि आप ये सारा चीज़ अब तक पढ़ते हुए आए हैं। सिर्फ़ आपको रिमाइंड करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा रिकॉल होने की ज़रूरत है, तो आप इसको याद रख पाएँगे। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये है मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हम इसका रूल देख लें। इसका भी रूल सेम है जैसे कि उसका था। उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा था हैज या हैव प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में यूज हो रहा है, पास्ट परफेक्ट में यूज हो रहा है हैड। प्रेजेंट परफेक्ट में यूज हुआ था हैज या हैव। दो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे थे अलग अलग सिंगुलर या प्लूरल के लिए, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैड। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये इसका रूल है। नेगेटिव में वही हैड के बाद नॉट लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव में हैड पहले लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। और डबल इंट्रोगेटिव में पहले क्वेश्चन जो डबल इंट्रोगेटिव वर्ड है वो लगेगा, फिर हैड लगेगा, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो सिंपल चीज है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ना पता हो या जो आपको याद ना हो। कंफ्यूज आप कब हुए होंगे वो हम अगले वाली शीट में बताते हैं, पहले इसके एक दो एग्जांपल्स देख लीजिए। देखिए, बारिश हो चुकी थी। अब इट हैड रेन्ड। जब भी बारिश की बात होती है, बारिश होना अपने आप में क्या है, एक क्या है, नाउन, वो वर्ब है। ठीक है, बारिश होना अपने आप में, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो क्लियर नहीं होता है। ऐसी जगह पर हम यूज करते हैं इट। ये इट वाले सेंटेंस खूब आते हैं एग्जाम्स में, इसलिए मैं आपको अलग से बता रही हूँ ये वाला। इसको मैं देखिए राउंड कर दे रही हूँ, ये लीजिए। ठीक है, इट हैड रेन्ड। ठीक है, क्योंकि रेन का मतलब ही होता है बारिश होना, है ना। बारिश या बारिश होना रेन का मतलब होता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में इट को यूज करते हैं। बारिश हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड। कुछ अलग अलग चीजें जो भी आती जाएंगी मैं आपको बताती जाऊंगी। तो ये देखिए, ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स। आसमान में सितारे चमक चुके थे। द स्टार्स हैड शॉन इन द स्काई। अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था। इसकी भी पहचान कैसे करेंगे, चुका था, दिया था। ठीक है, इस तरह के जो होंगे उससे हम इसकी पहचान कर लेंगे। अमेरिका हैड अटैक्ड ऑन इराक। ये तो सिंपल चीज है, ये बिल्कुल सिंपल है, रूल्स के हिसाब से सेंटेंसेस है और सेंटेंस के हिसाब से उसका ट्रांसलेशन है। स्पेशल चीज क्या है, स्पेशल चीज इस वाली शीट में है। अब इसको समझ लीजिए, यहीं पे कंफ्यूजन होता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस जनरली ये वाले नहीं आते हैं। ठीक है, जो मिस्टेक निकालने के लिए भी आएगी तो जनरली ये सेंटेंसेस नहीं होते हैं। सेंटेंसेस होते हैं इधर वाले, जो इस वाली शीट में है। अब ये है क्या, इसको देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन वाक्यों में दो कार्य करने पाए जाते हैं, मतलब जो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस के। हाँ, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता था सचिन, इसीलिए मैंने इसको अलग से बताया है कि इसमें दो सेंटेंस होते हैं। एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस होते हैं, दो होते हैं। क्या होते हैं, उसमें एक काम पहले हो रहा होता है और एक काम क्या होता है, बाद में हो रहा होता है। देखिए, एक काम पहले हो जाता है, दूसरा काम बाद में होता है। सेंटेंस जो होता है उसका एंड वही चुका था, चुकी थे, इन सब से होता है। और ये जो पास्ट परफेक्ट के इस टाइप के जो सेंटेंसेस हो तो उसका रूल अलग होता है। इसका रूल क्या होता है, जो काम पहले हो जाता है फिनिश। अब आपको सेंटेंस पढ़कर समझना पड़ेगा कि जो भी काम पहले समाप्त हो जाता है या पहले फिनिश हो जाता है, उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसमें वर्ब का हम थर्ड फॉर्म हैड के साथ यूज करेंगे। ठीक, और जो काम बाद में खत्म हो रहा होता है उसको हम किसकी तरह करेंगे, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट की तरह बनाएंगे, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, सेंटेंस में बताती हूँ उससे आपको समझ में आएगा। मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले ही शिक्षक आ चुके थे। इसमें दो काम हो रहे हैं, एक तो मैं विद्यालय पहुंचा, दूसरा शिक्षक का आना। तो इसमें से काम पहला कौन सा हो गया, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले ही। ये सेंटेंसेस पहले ही या बाद, इस तरह से होंगे।
ये इसकी पहचान है। तो इसमें देखिए ये पहले वाला सेंटेंस है, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले ही शिक्षक आ चुके थे। पहले मैं विद्यालय पहुंचा या पहले शिक्षक आ गए? बताइए। सेंटेंस है, मेरे विद्यालय से पहुंचने से पहले ही शिक्षक आ चुके थे। पहले टीचर आ गए, सचिन, राइट। तो जो काम पहले हुआ है, आयुष आपने भी ठीक बोला, टीचर पहले आ गए थे। तो जो काम पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट के हिसाब से ट्रांसलेट कर देंगे। जैसे शिक्षक आ चुके थे, द टीचर हैड ऑलरेडी कम। सताक्षी आपने भी राइट आंसर दिया है, टीचर, वेरी गुड। तो जो पहले काम हुआ है उसको हम पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, द टीचर हैड ऑलरेडी कम। अब उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? पहले का, ये वाला मैं रुकिए अंडरलाइन कर दूं इसको। पहले का जो ट्रांसलेशन होगा, पहले को बोलते हैं बिफोर। तो पहले हम जो मैं ऊपर लाइन लगा रही हूं वो वाला हिस्सा हम पहले ट्रांसलेट करेंगे। फिर हम पहले को, पहला वर्ड जो पहले का मतलब क्या है? पहले ही, मतलब ऑलरेडी कम बिफोर, पहले ही आ चुके, ऑलरेडी कम बिफोर, बिफोर यूज किया हमने यहाँ पर, देखिए ये। फिर मेरे विद्यालय पहुंचने से, तो आई रीच द स्कूल, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर यूज कर देंगे। तो जो काम पहले हो चुका है उसको हम परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। जो काम बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस जो परफेक्ट टेंस के होते हैं उसमें दो दो तरह से ट्रांसलेशन होगा। नहीं नहीं, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले का यहाँ पे सेंस है, सचिन, कि मैं विद्यालय पहुंचा। मेरा विद्यालय नहीं है, इसका मतलब है मेरे विद्यालय यानी कि मैं, मेरे पहुंचना। मैं अपनी खुद की बात करूं या आप अपनी बात करें, उसकी बात हो रही है। मेरे माई माई स्कूल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है? थोड़ा सा यही समझने की चीजें होती हैं। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, एक दो हम एग्जाम्पल समझ लें जिससे कि ये चीजें क्लियर हो जाएं। आंधी आने से पहले पेड़ गिर गया था। ठीक है, आंधी आने से पहले पेड़ गिर गया था, तो इसमें क्या है? पेड़ पहले गिरा, आंधी बाद में आई। तो जो चीज पहले हो गई थी, तो द ट्री हैड फॉलन, देखिए इसको पहले ट्रांसलेट कर दिया गया है। राइट आयुष, आपने सही बोला, ट्री पहले गिर गया, तो द ट्री हैड फॉलन। फिर पहले की इंग्लिश लगा दी हमने, शुभ आपने भी ठीक बोला है, बिफोर मैंने यूज किया। फिर आंधी आना, द स्टॉर्म केम, कम का सेकेंड फॉर्म केम। यानी कि इसमें दो रूल्स लग रहे हैं एक साथ। सेंटेंस तो ये परफेक्ट टेंस का ही है, पास्ट परफेक्ट टेंस का, लेकिन इसमें रूल्स दो यूज होते हैं। एक तो परफेक्ट टेंस का और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, बस इतना याद रखना है, जो काम पहले हुआ है उसको पहले ट्रांसलेट कर देंगे और साथ में बिफोर लगा के जो काम बाद में हुआ है उसको परफेक्ट की बजाय इंडेफिनिट के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक और एग्जाम्पल इसका है, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। ये सेंटेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं हजारों बार आता होगा ये वाला सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस ही एज इट इज आ जाता है करेक्शन के लिए। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। घंटी पहले बज चुकी थी और मैं क्या हुआ, स्कूल बाद में पहुंचा। तो द बेल हैड रंग, देखिए थर्ड फॉर्म यूज कर दी हैड के साथ, क्योंकि घंटी पहले बज चुकी थी। फिर हमने बिफोर लगा दिया। फिर मेरे स्कूल पहुंचने, आई रीच्ड द स्कूल, ये परफेक्ट टेंस की जगह इंडेफिनिट टेंस में बन गया। ओके, तो ये देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ये बहुत मतलब डिफिकल्ट लगता है लेकिन डिफिकल्ट है नहीं, सिर्फ आपको इसमें सेंटेंस को समझने की जरूरत है। अगर आपको एक बार सेंटेंस समझ में आ गया कि कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा काम बाद में हो रहा है, तो सिंपल रूल है, जो काम पहले हो जाएगा उसको परफेक्ट टेंस में बना देंगे, जो काम बाद में होगा उसको हम इंडेफिनिट के हिसाब से ट्रांसलेट कर देंगे, बीच में लगा देंगे बिफोर। अब ये तो थे जिसमें लगा हुआ था पहले। अब जिन सेंटेंसेस में लगा होता है बाद में, उसमें क्या करते हैं उसको भी देख लीजिए। ठीक है, उसको देख लीजिए। वृद्धा के मरने के बाद डॉक्टर नहीं आया था। वृद्धा के मरने के बाद डॉक्टर नहीं आया था, इसमें कौन सा काम पहले हो गया है?
रूल इसका भी सेम है, बस ट्रांसलेट करने का जो पैटर्न है वो चेंज है। उसमें भी वही है, जो काम पहले वृद्धा के मरने के बाद, पहले क्या हुआ, ओ वृद्धा, हाँ वृद्धा डाइड, बिल्कुल ठीक आयुष, आपने ठीक बोला। पहले वृद्धा मर गई, ठीक है, उसके बाद डॉक्टर का आना या ना आना हुआ ना। तो वृद्धा का मरना जो हो गया वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो काम पहले हो गया वो होगा परफेक्ट टेंस के हिसाब से ट्रांसलेट, और बाद जो काम बाद में रह गया वो होगा। लेकिन यहाँ पर उसको लिखने का तरीका अलग हो जाएगा, इसमें आफ्टर आएगा। तो जो आफ्टर वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें इंडेफिनिट वाला हिस्सा पहले लिखा जाता है और परफेक्ट वाला हिस्सा बाद में लिखा जाता है। देखिए, द डॉक्टर डिड नॉट कम, क्योंकि ये नेगेटिव है, द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर द लेड ओल्ड लेडी हैड डाइड। इसमें बिफोर वाले में क्या था, परफेक्ट वाले हिस्से को पहले हम लिख देते थे, बाद में इंडेफिनिट लिखते थे। आफ्टर वाले में पहले इंडेफिनिट वाले को लिख देंगे, यानी कि जो काम पहले हुआ उसको पहले लिख देंगे, वो बाद में लिखेंगे। जो बाद में हुआ उसको यहाँ पहले लिखकर आफ्टर लगाकर हम परफेक्ट वाला लिखेंगे। नहीं, ये थोड़ा सा चेंज है, देखिए इसको समझिए, फिर से समझ लीजिए। जिन सेंटेंस में हिंदी में पहले लगा होगा, इस ऐसे समझिए, जिसमें पहले लगा होगा उसमें जो बाद वाला काम है उसको क्या करेंगे, बाद में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक। जिसमें बाद लगा होगा उसमें बाद वाला काम को पहले ट्रांसलेट करेंगे, ये छोटा सा डिफरेंस है। रूल वही है, जो काम पहले हुआ होगा उसको हम परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, रूल में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ उसको लिखने में अंतर है। हाँ उल्टा है शुभ, बिल्कुल ठीक बोला आपने, इसका उल्टा हो जाएगा। पहले हम इंडेफिनिट वाला हिस्सा लिख देंगे और बाद में हम परफेक्ट वाला हिस्सा लिख देंगे। लेकिन परफेक्ट और इंडेफिनिट को करने का रूल वही है, क्या, जो काम पहले हो चुका होगा वही परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट होगा, जो काम बाद में हुआ है वही इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होगा। बस लिखने का, प्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो जाएगा। जिसमें बिफोर होगा उसमें पहले परफेक्ट वाला लिखा जाएगा, जिसमें बाद होगा उसमें बाद वाला परफेक्ट लिखा जाएगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं सीधे कि बाद जिस सेंटेंस में है उसमें परफेक्ट बाद में लगेगा, जिसमें पहले है उसमें परफेक्ट पहले लगेगा। ऐसे याद कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन हो अभी आप पूछ लीजिए। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं सेंटेंसेस में होता है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं सिर्फ कंफ्यूजन में। वेरी गुड, आपको समझ में आ गया शुभ, वेरी गुड। किसी को भी कोई डाउट हो तो अभी मुझसे पूछ लीजिए। अब हम आ जाते हैं सीधे इसकी एक्सरसाइज पे। आगे बढ़ने से पहले, लंबा चैप्टर है, इतनी जल्दी बाजी भी नहीं है मुझे कि इतना, मुझे कोई इतना हरी में भी मैं नहीं हूं कि मैं फटाफट फिनिश कर दूं और आपको समझ में भी ना आए। हम एक पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज कर लेंगे, है ना। वह गाना गा चुकी थी, क्या ट्रांसलेशन होगा इसका, वह गाना गा चुकी थी। देखिए इसमें हर तरह के सेंटेंस है, ठीक है। ये तो आप पहले वाला बता रहे हैं सचिन, मैं पूछ रही हूँ वह गाना गा चुकी थी, इसको अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले उसका सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, हैड होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और फिर होगा ऑब्जेक्ट। तो फिर इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ये आप लोग बताइए। वह गाना गा चुकी थी, कोई भी जिसको भी आ रहा हो वो बता दीजिए।
मिस्टेक होती है? पूछिए क्या? शी हैड संग अ सॉन्ग, सचिन ने बोला है, ठीक। मिस्टेक ये होती है आयुष, सी हैड सिंग अ सॉन्ग। बेटा आयुष, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, इसको करेक्ट करके लिखिए। सिंग नहीं होगा, सिंग सैंग संग होता है, तो थर्ड फॉर्म होगा संग। देखिए मैं पहला खोल देती हूँ, शी हैड संग सॉन्ग, ठीक है, संग सॉन्ग। कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है। सी यहाँ पर हैड नहीं हो, हैज नहीं होगा, यहाँ पर होगा हैड, क्योंकि पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में हैज हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता है, पास्ट टेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। सेकंड है, भारतीय टीम पहली पारी खेल चुकी थी। देखिए मैं साथ में कोई नई चीज आती जाएगी आपको बताती जाऊंगी, आप लोग उसको याद रखिएगा बस। जैसे अभी मैंने आपको परफेक्ट टेंस का पूरा बताया कि बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग था। मैंने आपको अलग से बताया, ऐसे कुछ भी नया आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। इवन किसी किसी सेंटेंस में भी कोई नई चीज आएगी तो उसको मैं बताऊंगी आपको। भारतीय टीम पहली पारी खेल चुकी थी। इंडियन टीम हैड प्लेड द फर्स्ट इनिंग्स। वेरी गुड। कुलजा सिमसिम कर दे। छोटी सी मिस्टेक हो रही है, कोई बात नहीं, हालांकि आप लगभग ठीक हैं। वेरी गुड। आपने इनिंग्स वर्ड यूज किया, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि इनिंग्स किसके लिए लिखा जाता है। नेक्स्ट है, मैंने उससे बात कर ली थी। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने उससे बात कर ली थी। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा, क्योंकि पास्ट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। आई हैड टॉक टू हिम। चलिए हम खोल लेते हैं। दोनों सही है, ये भी सही है, आपने जो बताया सचिन वो भी ठीक है। उन्होंने गंगा में स्नान कर लिया था। आयुष आपने जल्दी में हैड नहीं लगाया। उन्होंने गंगा में स्नान कर लिया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गई थी टाइपिंग मिस्टेक है। उन्होंने गंगा में स्नान कर लिया था। दे हैड बाथ इन द गंगा। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कुछ नहीं, थर्ड फॉर्म नहीं यूज करेंगे सचिन। दे हैड टेकन बाथ इन गंगा। बाथ जो होती है वो टेक की जाती है, टेकन बाथ। टुक नहीं होता है बेटा, टुक सेकंड फॉर्म होता है, टेकन होगा। हमने अपने कमरे का किराया दे दिया था। हमने अपने कमरे का किराया दे दिया था।
फिर से बेटा हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है आपका आयुष, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा आपने। वी हैड पेड द रेंट ऑफ अवर, कमरे का जगह होम की जगह यहाँ रूम होना चाहिए, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है। हैड बेटा गीतांजलि, हैड नहीं यूज किया आपने भी। हैड हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज ही होगा, ओके। अब ये वाला आ गया, मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था, मैं यहां तक ही आना चाहती थी, ऊपर के। आरती कुमारी, आज आपका पहला क्लास है, ये इंग्लिश का क्लास हो रहा है बेटा, आज आपका फर्स्ट डे है, इज दिस योर फर्स्ट डे? माइक्रोफोन ऑन करके बात करिए आरती। तीसरा क्लास है, कोई बात नहीं, इस समय इंग्लिश का क्लास चल रहा है। ठीक है मैम। मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था। पहले क्या काम हुआ इसमें? डॉक्टर जा चुके थे, ठीक है, राइट।